बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियात इरफान। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में आनिया जानिया काम करने लगी हैं और अब इसे हसीन इत्तेफाक कहें या फिर मौजज़ा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये बयान करने के लिए काफ़ी है कि पसे पड़ता कुछ ना कुछ चल रहा है। एपेक्स कमेटी के अहम तरीन इजलास जिसमें मुल्क के ताकतवर तरीन लोग शामिल होते हैं, इस मीटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कहा गया कि अली अमीन गंडापुर का अडियाला जेल जाना और मुज़ाकरात की इजाज़त लेना काफ़ी हैरान कुन था। इससे भी हैरान कुन बात बानी तहरीक इंसाफ की ट्विटर हैंडल से ये लिखा जाना कि मुल्क की खातिर कभी एहतजाज से इनकार नहीं किया काफ़ी मानी खेज था। इसके बाद के वाक़यात भी इंतहाई दिलचस्प थे। तहरीक इंसाफ की अहम तरीन लीडरशिप ने इस मुलाकात और अहम इजलास के बाद ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो जश्न ना हुए तो एहतजाज तो जरूर होगा। ये सब समझाने के लिए काफी है कि किसी न किसी सतह पर राबतों का सिलसिला न सिर्फ बहाल है बल्कि ये राबते काम भी दिखाने लगे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास से पहले और आज फिर अली अमीन गंडापुर की बानी तहरीक इंसाफ से तवील मुलाकात और इसके बाद तोशाखाना 2 केस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत होना पीटीआई के लिए नेक लेकिन हुकूमत के लिए पूरा शुगुन साबित हो रहा है। बहरकैफ तोशाखाना केस में जमानत मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ के मदाहों को भी शायद अभी मजीद इंतजार करना होगा, क्योंकि बानी पीटीआई की रिहाई इस कदर जल्दी मुमकिन नहीं होगी जिसका वो गुमान लगाए हुए हैं। बानी तहरीक इंसाफ पर पंजाब में कुछ केसेस हैं और जुडिशियल होने की वजह से जमानत नहीं हो रही। ताहम अलकादर ट्रस्ट केस में भी 25 जनवरी को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई शायद तभी मुमकिन हो जब अदालतों के साथ साथ कहीं और से भी सनद कबूलियत हासिल होगी। जब तक कबूलियत नहीं होगी तब तक शायद मकबूलियत और जमानत भी बानी तहरीक इंसाफ को वो ना दिला पाए जिसकी उम्मीद वो खुद और उनके वोटर्स सपोर्टर्स लगाए हुए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को अदालतों से मिलता रिलीफ हुकूमत के लिए किसी भी तरह नेक शगुन नहीं है। इस तरह पीपल्स पार्टी का रूठना मनाना भी उनके लिए अलग दर्द सर है। मुल्क की मईशत की रफ्तार और सिमत दुरुस्त बताई तो जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क कर्जों और वाजबात के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कर्जे और वाजबात रिकॉर्ड 85,836 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं। ये सब मामला किसी भी तौर पर हुकूमत के हक में नहीं है। आज की पब्लिक ओपिनियन में बानी तहरीक इंसाफ को मिलने वाले रिलीफ और हुकूमत की बढ़ती मुश्किलात के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब और शौकत पराचा साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। अच्छा, अपने सभी मेहमानों के जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लॉ एक्सपर्ट और एंकर पर्सन बैरिस्टर साद रसूल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो जरा कानूनी मामलात क्या है उनसे जान लेते हैं। साद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो बानी पीटीआई को मिलने वाला रिलीफ है, आप इसे अदालती नौयत के एतबार से कानूनी रिलीफ समझते हैं या फिर यूं कह लीजिए कि चूंकि 24 नवंबर की कॉल है तो शायद ये वजह हो सकती है कि उन्हें 24 नवंबर से पहले कुछ दिया जा रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो मेरे लिए कहना नामुमकिन है और शायद गैर मुनासिब भी कि 24 नवंबर की कॉल के सिलसिले में कुछ लिया या दिया जा रहा है। मुझे यकीन है कि आपके दीगर पैनलिस्ट जो सियासत को मुझसे बेहतर समझते हैं वो उस पर कॉमेंट कर सकेंगे, लेकिन मैं कानूनी पर्सपेक्टिव के अंदर आपकी इजाजत से 2 जुमले कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि ये एक बेल का ऑर्डर है। बेल का कानून ये कहता है, मुतल्लिका कानून ये कहता है कि किसी भी शख्स को बेल तब दी जाती है जब अदालत अभी तफसील देखे बगैर, एविडेंस की तफसील, दीगर चीज़ों की तफसील देखे बगैर इस बात की असेसमेंट करे कि एक प्राइमा फेशा है, जिसको कानून की इस्तिलाह में प्राइमा फेशा कहते हैं, कि बस देखने पे जो रिकॉर्ड है क्या उसमें कोई झोल है या नहीं है। जब अदालत को लगे कि रिकॉर्ड में बज़ाहिर देखने ही ये वाजे है कि इसमें कुछ झोल है, इसमें कुछ चीजें दुरुस्त नहीं लग रही या शवाहिद नाकाफी हैं, तो अदालत जो भी मुल्ज़िम होता है उसको बेल ग्रांट कर देती है। मेरा इसके एनालिसिस आपकी इजाजत से ये है कि हम बार बार देख रहे हैं, और मुझे तोशाखाना 2 का केस, पहले चंद दिन पहले इमरान खान साहब को लाहौर से 9 मई के केस के अंदर बेल दी गई, कि बार बार ये लगता है कि सियासी बयान तो हुकूमत का एक तरफ, लेकिन हुकूमत के ताबे जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, और हुकूमत के ताबे जो प्रोसिक्यूशन के इदारे हैं जिनकी मुद्दत के अंदर ये मुकदमे फाइल किए गए, आर्ग्यू किए गए,
उनको जब भी किसी रीजनेबल अदालत ने, जैसे कि अभी आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है, जब भी इसको सीरियस लेवल के ऊपर परखा गया है तो उसके अंदर हुकूमत की प्रोसिक्यूशन और हुकूमत की एविडेंस के अंदर बहुत सी गलतियां नजर आई। अच्छा, यहाँ पर तो आपने कुछ दीगर केसेस का हवाला दिया, लेकिन जो 25 नवंबर को एक अहम केस है अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत, और कहा जा रहा है कि उस पर फर्द जुर्म आयद होगी बानी पीटीआई पर, इसकी नौयत और हसासियत पर आपका तबसरा क्या है? देखिए, अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर फर्द जुर्म तो जरूर आयद हो सकती है। एक नीचे की अदालत ने फर्द जुर्म आयद करनी है। फर्द जुर्म तो कानून की इस्तिलाह में बहुत पहले जब FIR कटती है उसमें चालान जमा होने के फौरन बाद फर्द जुर्म आयद हो सकती है, तो फर्द जुर्म तो आयद की जा सकती है। लेकिन फर्द जुर्म आयद कर देने से जो कि एक मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट करेगी, ये बिल्कुल भी समझना, उससे ये बिल्कुल भी अखज़ नहीं किया जा सकता कि वाकई इस तरह की एविडेंस मौजूद है जिस पे फर्द जुर्म आयद की जाए। क्योंकि माजी में भी जितने मुकदमात के अंदर भी इमरान खान साहब पे फर्द जुर्म आयद की गई और कहा गया कि सिक्का बंद हमारे पास एविडेंस है, तो जब अदालतों ने उसको सीरियसली परखा तो उसमें कमी नजर आई। हत्ता के, और मैं इसकी बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाऊं आपकी इजाजत से, कि जब नैब ने खुद, हुकूमत की प्रोसिक्यूशन और नैब की प्रोसिक्यूशन ने खुद आके अब से चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तस्लीम किया कि हम ये नीचे मिस ट्रायल हुआ है, एविडेंस दुरुस्त तरीके से अप्रिशिएट नहीं हुई, मौका नहीं दिया गया, हम केस को रिमांड करना चाहते हैं। मेरी नाकिसी राय के अंदर आज का बेल का फैसला, ठीक है, माजी के पिछले दिनों के जो 9 मई के लाहौर के बेल के फैसले थे और नैब का मौक़िफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जहां जहां पे भी एविडेंस चेक हुई है किसी सीरियस लेवल पे, वहां पर हुकूमत की प्रोसिक्यूशन जो है वो कमजोर रही है। ठीक है, बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा, दीगर मेहमानों की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी। शौकत पराचा साहब, कानूनी राय तो हमें बैरिस्टर साहब ने दी है, मैं चाहूंगी कि जरा इसका जो सियासी तज्जिया है वो आप करें। ये वाकई ही आप इसे बिल्कुल एज इट इज इसी पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं जो साथ साथ फरमा रहे हैं कि कानूनी तौर पर देखा जाए तो हुकूमत की प्रोसिक्यूशन खासी कमजोर हमें नजर आई, या फिर हम इसे ये कहें कि 24 नवंबर की कॉल से पहले पहले वो जो एक इंगेजमेंट की बातचीत हो रही है, ये उसका कोई ना कोई एक हमें यूं कह लीजिए कि सिरा मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। इसलिए बहुत शुक्रिया कि जो कानूनी नुक्ता नज़र है दुरुस्त कहा उन्होंने कि अदालत का एक फ़ैसला है। अब 100% तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते कि वजूहात क्या हैं। हैविंग सेड दैट, नेगोशिएशन की, मुज़ाकरात की बात हम नहीं कर रहे, यानी मीडिया नहीं कर रहा था, ना हुकूमत कर रही थी, वो तो PTI वाले खुद कर रहे थे। अच्छा। और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा ने जिस दिन 24 नवंबर की बात की कि एहतजाज होगा, तो उसी दिन बानी PTI खान साहब का भी वो ट्वीट आया हुआ था और उस ट्वीट में उन्होंने खुद लिखा था कि मैंने एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी है और वो मुज़ाकराती कमेटी जो है वो बात जो करना चाहें उनके साथ कर लें। हम इस मुल्क में जहाँ रहते हैं यहाँ बहुत कुछ होता है। मादी में भी मुज़ाकरात के ज़रिए इसी तरह से कोई बैकडोर राब्तों के ज़रिए, वो अच्छे अल्फाज नहीं हैं डील या डील की जो बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ होता रहा है। 24 नवंबर के हवाले से एक प्रेशर ज़रूर हुकूमत पे था कि 25 को बेलारूस के सदर लुकाशेंको पाकिस्तान से क्या मुराद है शौकत पराचा साहब? क्या ये प्रेशर जो है वो ईज हो चुका है? क्या उनको यकीन दहानी है कि 24 नवंबर को एहतजाज नहीं होगा? नहीं, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि अदालत के ज़रिए अगर फ़र्ज़ किया 24 का ये न होता एहतजाज का ऐलान और आज ज़मानत हो गई होती तो शायद हम इसको इस तरह से रिलेट ना कर रहे होते। अच्छा। और इवन अगर आज ज़मानत ना होती तो फिर भी हम इतना इसको देख नहीं रहे होते इस एंगल से जिस एंगल से अब हम डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि फाइनल कॉल है, हतमी कॉल है, हमारा आखिरी एहतजाज है। और ये भी कहा, आज कहा फैसल चौधरी साहब को इस
फैसले से पहले कि हम 24 को जश्न मनाएंगे वहां जाकर, खुशी मनाएंगे रादर। तो किस चीज़ की खुशी या जश्न था जो इनको मालूम था? इसलिए जो मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर हैं इसमें, तो मुझे तो कोई शक नहीं है इस्लामाबाद में बैठे हुए, जिसका इकरार खुद पीटीआई कर रही है, ये नहीं कि कोई और कर रहा है, इकरार खुद पीटीआई कर रही है। तो मुज़ाकरात के ज़रिए अगर कहीं ना कहीं कुछ आउटकम आ रही है तो मेरा ख्याल है उसी की बुनियाद पर वो एक चले महीना पहले कह मुज़ाकरात रहे वही थे बात कि आगे ना नवंबर कि में वो बाहर आ एहतजाज से पहले जाएंगे। भी होना थे, एहतजाज के बाद भी होना थे। मैं साराना साहब की टेक ले लूं इस मामले पर। साराना साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की लगता है आने जानियां किसी काम आने लगी हैं, और ये जो आज का अदालती रिलीफ है, हाउ डू यू सी दिस? नहीं, ये अदालती रिलीफ तो नहीं है, किसी शक्ल में भी नहीं है। अदालत का फैसला है और अदालतें रिलीफ कहाँ देती हैं? अदालतें तो बड़ी बदकिस्मती की बात है ना साराना साहब, हमारे यहाँ जब भी किसी सियासी शख्सियत को इंसाफ मिलता है तो आप मैं हम सभी बैठकर उसे एक रिलीफ ही कहते हैं आमतौर पर। नहीं, देखिए उसमें होता क्या है, जिसको हम रिलीफ कह रहे होते हैं ना, वो इस तरह होता है कि आप एक शख्स जो है एक पाकिस्तान तब तक नहीं आता जब तक उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस नहीं आता, और जब वो आता है तो उस दिन वो आ जाते हैं, और जिस दिन चीफ जस्टिस की मुद्दत ख़त्म होती है तो वो भी बाहर चले जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो नज़र आती हैं कि ये इंसाफ नहीं, ये कुछ और ही चीज़ है। अच्छा। और आपको जिस तरह आउट ऑफ द वे आप आ जाते हैं, केसेस के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती और कहा जाता है चलें इखलाकन मुस्कुराते हुए या अपना अदालत में पेश हो जाएं, वो कहते हैं नहीं। तो बेसिकली आप हमें रिलीफ और फैसले का फर्क समझा रहे हैं साराना साहब? जी 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 जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो बात ये कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, और पीटीआई इस मुज़ाकरात कार्ड को बड़े खूबसूरती से खेल रही है। एक तरफ उसने डी चौक में इकट्ठे होने का ऐलान किया, एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रही है, और ये मुज़ाकरात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, मुज़ाकरात हुकूमत से कहीं नहीं हो रहे। हाँ जी, मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, वहीं हो रहे हैं जहाँ जो चाहते थे अपनी मर्जी से मिलने के लिए इमरान खान की लिस्ट बनाते, और वो कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर 1.5 घंटा मीटिंग करवाते तो इसका मतलब होता है कि उनकी आशीर्वाद शामिल है। तो मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ये इस तरह हो जाए। देखें, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है और इसको इनकार या रद्द नहीं किया जा सकता। इसी तरह पीटीआई पाकिस्तान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, इसको भी इनकार और रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों अगर एक मिल के कोई इख्तलाफात हैं दूर कर लें, और वो नैले दहले जो 9 मई के पीछे छुप के मौजे करते फिर रहे हैं और अब उनके सफ़े मातम बिछी हुई है, तो आप क्यों किसी को ऐसे को मौका देते हैं? और अगर आपके कोई दरमियान इख्तलाफात हैं तो अपनी अनाव से बाहर निकलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक पेज पे अगर आ जाते हैं तो क्या बुराई है? और इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि मुझे रिहा करो, वो तो ये कहता है कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस करो, ये जो अदालतों को बिल्डोज किया 26वीं तरमीम पे ये वापस करो, और मुकदमा जिन जिन सियासी वर्कर के ऊपर जाली किए वो वापस करो। तो ये तीनों कोई जायज मुतालबात है, कोई गैर नाजायज मुतालबात तो नहीं है। ठीक है, वो कि आप ही कह रहे हैं कि अगर मुतालबात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो बेहतर है, और अब इन दी एंड हमने भी यही डिस्कशन हम लोग कर रहे होते हैं कि जो भी होगा वो होगा तो मुज़ाकरात की टेबल पर ही होना भी चाहिए। ठीक है, ये कब तक आप सड़कों पे चीजें जो हैं करते रहेंगे? ठीक है साराना साहब, पॉइंट आपका आ गया। रिजवान रज़ा साहब, कहीं तो हमने देखा कि 3 ऑपोजिशन लीडर्स को एक ही दिन अडयाला जेल के बाहर से बिठाया जाता है, उनको इजाजत नहीं दी जाती। तो हमने ये भी देखा और पता ये चला कि जी दफा 144 का नफाज तो कर दिया जी अंदर, और आज वो दिन भी हमने देखा और कल का दिन भी हमने देखा कि एक सूबे के वज़ीर आला से 1.5 घंटे की मुलाकात हो रही है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? मुलाकातें हो रही है और क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि हम जिस तरह कहानी बैठ के बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा, जैसे जब कोई मुकदमात में फंसता है तो आधा का वकील वो खुद भी हो जाता है, और मैंने बड़ी कोशिश की सार राना साहब की सिफारिश से मेरे मुकदमात ख़त्म हो जाए, नहीं हुए। तो बानी पीटीआई के दौर के अंदर जो 2 मुकदमात 4, 5, 6 उसमें से 2 रह गए हैं, तो मैं भुगतने के लिए जाता रहता हूँ। अच्छा। इतना तो मुझे भी पता है कि बेल के अंदर मामलात कभी मेरिट के ऊपर डिस्कशन नहीं होती। एक केस के अंदर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्कशन की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चंड उतार दी थी पकड़ के
क्या आप बेल मैटर डिसाइड कर रहे थे कि आप मेन केस डिसाइड कर रहे थे? और तमाम लोगों ने कहा कि जी ये तो मेन केस डिसाइड हो गया। हमने कितनी कन्वीनियंस के साथ, एक बेल का मैटर है जिसमें जज साहब ने मेरिट की तरफ नजर उठा कर नहीं देखा। 2 टेक्निकल ग्राउंड हैं जी। एक तो ये कि डेढ़ दिन के अंदर जनाब चलान फाइल हुआ है जनाब, 1.5 दिन के अंदर तो तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हो सकती। ये पहला टेक्निकल नुक्ता उठाया गया था। और दूसरा जो कि एक वादा माफ गुआ बना था जी, वो वादा माफ गुआ जो है उसको चेयरमैन नैब ने प्रेशराइज करके बनाया मतलब था। आप एडमिट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं उस तरफ आ रहा हूं, तो यही निकल रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अदालती फैसला नहीं है। भाई सबसे पहले इस प्रोग्राम में मैंने ही कहा था और मुझे सारे पढ़ गए थे कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे। सबसे पहले मैं खाकसार ने इस प्रोग्राम के अंदर सर, आपने कल कहा कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मेरी खबर है। आपने कल कहा, कल के प्रोग्राम में। उस वक्त मेरा ख्याल है मैं बाहर बैठा हुआ था, नहीं हो रहे थे, कल छुट्टी थी प्रॉपर। ठीक है, कल हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था सर जी, आपने कहीं गुफ्तगू फरमाई। मैंने पहले पिछले हफ्ते इस प्रोग्राम के अंदर अर्ज किया था, इसार राना साहब थोड़ा जरा आराम कर लिया करो, बादशाह किसी और नहीं बोल लेने दिया करो। तो मैं अर्ज कर रहा था जिस तरह की हम कहानी बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए इस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर साहब एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? जो हुकूमत कर रही होती है, और वो एक फेडरेटिंग यूनिट को हेड कर रहे हैं। वो अपने पार्टी के चेयरमैन के लिए कोई रिलीफ चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। पहले उन्होंने उनकी हमशीरा को रिहा करवाया, बिल्कुल करवाया। पहले उन्होंने उनकी जोजा को रिहा करवाया, बिल्कुल करवाया। अब वो चाह रहे हैं कि उनकी रिहाई भी अमल में आ जाए। कल एपेक्स कमेटी के अंदर भी उन्होंने जो वो पब्लिकली जो बात कही है और जो छिन के बाहर पहुंची है वो भी यही थी। तो अगर उनको ये रिलीफ कहीं और से मिलता है और अदालतों से नहीं मिलता तो उन्हें लेना चाहिए, ये उनका डिवाइन राइट है। और उनको मुज़ाकरात भी करने चाहिए। और राब्ते तो हमेशा अपोजिशन के साथ होते हैं ना। देखिए 3 लोग गए हैं ना, अमर डोगर और असद कैसर और बैरिस्टर गौहर इकट्ठे होके स्पीकर कौमी असम्बली के पास कि जनाब आप जो है ना वो हमें इसमें से निकाल लीजिए, 24 में से, और कोई कमेटी बना दीजिए ताकि हम जाके बानी पीटीआई को कह सकें कि देखें जनाब मुज़ाकरात का आगाज हो गया। उन्होंने क्या पहले पूछ के आओ बानी मानदा भी है ਤੁਹਾਡੀ इस कमेटी ਨੂੰ कि नहीं मानदा। अब वो कल दोबारा जाएंगे स्पीकर के पास। तो राब्ते तो चल रहे होते हैं ना, ठीक है ना, और उन्हीं से ही चल रहे होते हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे थोड़ी इजाजत दीजिए क्योंकि साद रसूल साहब हमें अगले सेगमेंट में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं जाते जाते ब्रेक पर उनसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। साद रसूल साहब, ये 24 नवंबर से पहले आपको मामला किसी बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? आप बैरिस्टर तो हैं ही, लेकिन दूसरी भी आपकी कैप में एक फेदर लगा हुआ है एक एंकर पर्सन का, तो मैं उसके ऊपर आपका तबसरा चाह रही हूँ। अब साद रसूल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी इजाजत से इसको थोड़ा सा इस तरह आंसर करना चाहता हूँ जी कि किसी भी पार्टी को, किसी भी रियासत के इदारे को, किसी भी हुकूमती ओहदेदार को ये बात मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है कि हम कहें कि वो रिलीफ मांग रहा है, हम रिलीफ दे रहे हैं, वो नहीं लेना चाहता, वो लेना चाहता है, वो घुटनों को हाथ लगा रहा है, हम घुटनों को हाथ लगा रही है। इस तरह की जो सियासी बातें, इससे दर्जा हरारत पड़ता है। बात बड़ी बुनियादी सी है। अगर 24 तारीख को ज्यादा लोग ना भी हों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर 24 तारीख का धरना भी अनाउंस नहीं हुआ था, अगर 5 लोग एक छोटा सा प्ले कार्ड खड़ा उठा के लिबर्टी चौक में या डी चौक में खड़े हो जाएं तो हुकूमत को चाहिए उनसे बात करें। अगर लोग किसी वजह से भी, हमने इस डिबेट को फ्रेम इस तरह कर दिया कि क्या 24 तारीख को लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे और क्या उसके प्रेशर से कोई सियासी रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसको अगर मैं पैराफ्रेज करूं तो सवाल ये बन जाएगा कि अगर 24 तारीख को पुलिस वालों का या रियासत के दीगर इदारों का और लोगों का मुकाबला होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या लोग जीतेंगे या रियासत के इदारे जीतेंगे। ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है क्योंकि जो भी जीते पाकिस्तान की इसमें हार होगी। ये कितनी मुनासिब बात हो कि कुछ लोग अगर किसी भी वजह से अपनी अच्छी, बुरी, खराब, गुमराह जैसी भी डिमांड, अगर लोग पाकिस्तान के शहरी हैं जो अपनी ऐसी किसी भी डिमांड के लिए बाहर निकलने को तैयार हैं, टीयर गैस खाने को तैयार हैं,
रुकावटें अबूर करने को तैयार हैं, तो क्यों नहीं हुकूमत और इदारों को चाहिए ठीक कि है। अपने उन्हीं शहरियों से बात कर लें। आप तो बहुत जो मुनासिब बातें कर रहे हैं बैरिस्टर साहब वो बहुत ही मुनासिब गुफ्तगू है जो आप फरमा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। लेकिन अभी आपने टीयर गैस बात की ना, तो मैं जो हुकूमत का रवैया है वो भी अपने नाज़रीन के साथ ब्रेक पर जाने से पहले शेयर कर दूं कि कल ये खबर आई कि वजारत दाखिला ने, हुकूमत ने 40,000 टीयर गैस खरीदे हैं नए। और आज की जो खबर है वो ये कि इस्लामाबाद को एक बार फिर से कंटेनरिस्तान में तब्दील किया जा रहा है। और दूसरा ये कि एफसी और रेंजर्स के जो ताज़ादम दस्ते हैं उसके बारे में भी इत्तलात हैं कि वो जल्द ही इस्लामाबाद का कंट्रोल संभाल लेंगे। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस पार्ट में मैं दो चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ अपने मेहमानों से। वो ये कि एक तो ये कि जो 24 नवंबर का एहतजाज है और अगर इस तनाजुर में कहीं ना कहीं पीटीआई को जो रिलीफ मिलता है तो ये हुकूमत के लिए कितना नेगेटिव होगा, ये कितना बुरा शगुन है। और दूसरा ये भी कि 24 नवंबर का एहतजाज दूसरी तरफ पीटीआई के अपने कारकुनान के लिए एक बॉम्बा बना हुआ है। वो नहीं जानते कि आया कि एहतजाज होना है या नहीं है, क्योंकि इसकी एक मिसाल, जो ताज़ा मिसाल है वो हमें माजी करीब का जो एसयू कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त भी देखने को मिली थी। शौकत पराचा साहब, आजकल वैसे भी पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से बड़ी उखड़ी है, चंद लोग बड़े अजीब से बयान दे रहे हैं। अभी मैं नदीम अफजल चंद साहब का एक बयान यहाँ पे कोट करूंगी। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि नून लीग पर हमारा इत्तेहाद उनके साथ ना चले, हम अपनी क़यादत से कहेंगे कि खुदारा इनसे हमारी जान छुड़वाई जाए। इस मामले पर आपका तज्जिया क्या है? 2018 का इलेक्शन था और फिर 2024 का इलेक्शन था। हाँ जी। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि पीटीआई के साथ मिला जाए या पीटीआई उनके साथ मिला है। अभी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद तो बहुत सारे इंटरेक्शन भी हुए, चूँकि नदीम अफजल चंद साहब रहे हैं पीटीआई में और ख़ुद बानी पीटीआई खान साहब के तर्जमान भी रहे हैं, तो वो उनका कोई लहजान भी है पीटीआई वालों के साथ। गो कि उन्होंने पीटीआई छोड़ दी थी। ये कोई नई बात नहीं मैं आपके सामने कर रहा या कोई बड़ा इंकशाफ नहीं कर रहा, ये पब्लिक चीज़ें हैं, पहले से आ चुकी हैं। नदीम अफजल चंद साहब ज़ाती तौर पे समझते हैं कि उनको हरवाया गया 8 फरवरी के इलेक्शन में, और वो उन्होंने पब्लिकली चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऊपर ये मामला डाला था कि मैं जीत रहा था तो फिर मेरे वोट जो है वो डिवाइड किए गए, क्योंकि वहाँ पर जो पीटीआई के उम्मीदवार थे एक हफ़्ता पहले तक तो वो नहीं थे, लेकिन पीटीआई बैक्ड कहूँगा क्योंकि बल्ले का निशान तो नहीं था, तो कोई 60-70 हज़ार उन्होंने लिए, 80,000 से ज़्यादा इन्होंने लिए। तो इनका जो वोट था यानी नून लीग का मुखालिफ वोट वो डिवाइड हुआ। तो चंद साहब की ख्वाहिश भी है, और पीपल्स, आपको याद है पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास था, लेकिन उस सीईसी इजलास में भी बात हो रही थी कि खान साहब का बयान आ गया कि हम ना नून लीग से हाथ मिलाएंगे ना हम पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएंगे। एक चीज़ मैं और भी बयान करना चाह रहा हूँ, वो पिछले जो सवालात थे जी। देखें ना, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि क्या इसको आप रिलीफ कहें या इसको अदालती फैसला कहें, इट्स द सेम थिंग, क्योंकि अदालत से एक्सपेक्ट ही रिलीफ किया जाता है। जो भी अदालत के सामने जाता है वो यही मुद्दा लेके जाता है कि अदालत सज़ा माफ़ करे। ये तो अपीलेट कोर्ट है, सज़ा देने वाली ये कोर्ट भी नहीं है। लेकिन अभी असल सवाल ये है कि खान साहब की रिहाई होगी या नहीं। 12 केसेस हैं जो 9 मई के हवाले से हैं, 4 में उनको रिलीफ मिल चुका है या अगेन वो उनके खिलाफ वो नहीं है। 8 तो अभी पड़े हैं। तो सबसे अहम सवाल ये है जो 24 नवंबर से भी रिलेट करता है कि अगर आज की जमानत के बावजूद वो रिहा नहीं होते तो हम फिर इसको रिलीफ समझें, मुज़ाकरात का नतीजा समझें, फिर हम क्या समझें। रिहाई ना आज मुमकिन हुई ना वो कल मुमकिन होगी जब तक वो 8 केसेस जो है उनका कोई ना कोई आउटकम नहीं आता। ठीक है। अच्छा इसार राना साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको याद होगा जब बुशरा बीबी की रिहाई हुई थी और अलीमा खानम साहिबा की रिहाई हुई थी, तो सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में डील या मुज़ाकरात की बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने करना शुरू की थी और कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस पर कान धरने चाहिए या नहीं धरने चाहिए, उनके लिए कितना जो है वो क्वेश्चनेबल हो चुका है पीटीआई को मिलने वाला ईज। और आपके तज्ज़िये से पहले प्रोड्यूसर साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली जरा ये टॉक बैक ऑफ कीजिएगा। इसार राना साहब, मैं क्या करूं? अब आपसे मैं तज्जिया लेना चाह रही हूँ अपने सवाल पर।
जी जी, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी 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 बताइए। मेरा सवाल अच्छा, देखिए, समझ पाए आप इस सारा दो साहब? चीजें हैं। हाँ जी सर जी जी जी, मैंने ठीक है। आपका सवाल, देखिए, एक तो ख्वाजा आसिफ अगर ये कह रहे हैं ना तो फिर ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं इतना जानता कि एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ कैसे लिया जाता है। वो तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो टैक्स के ऊपर रिलीफ ले लेते हैं कि मैं हार रहे हैं तो मैंने बचा लो, तो वो कह रहे हैं तो फिर ठीक है, कहीं ना कहीं बात तो कोई है जरूर ऐसी अगर वो कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि नून लीग में हो, इससे वो डेफिनेटली, राना सनाउल्लाह साहब का आपने वो इंटरव्यू नहीं सुना कि अगर इमरान बाहर होएगा तो फिर 80 अंदर होंगे? हाँ जी, तो ये कोई तो ढकी छुपी तो बात नहीं है, ये तो मतलब परेशानी वाली बात है। ये दो बंदे लड़ रहे थे, तो जो ऊपर बैठ के मार रहा था वो मार रहा था और रो रहा था, तो किसी ने कहा तू मार भी रहा है रो भी रहा है, उन्होंने कहा जब उठेगा तो मैनू बड़ा मारेगा। तो आपको वो रोना जो है, अब आपको उसके आवाजें जो है वो आ रही हैं, हालांकि मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। अच्छा, ये नफरत का, ये बदले का सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम कौम भूखी मर रही है, कौम मुआशी तौर पे तबाह हो रही है, और हम एक दूसरे के खिलाफ गंडासा पकड़ के मौला जट नूरी नत खेल रहे हैं। इससे हमें बाहर आना चाहिए। मैं इमरान खान से भी और पीटीआई से भी यही एक्सपेक्ट करता हूं कि बस कर दें यार, ये नफरत की आग अब खत्म कर दें, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें। और एक चीज और मैं देखें, ये रजी बैठे हैं, ये 2 मुकदमात में रोज जाते हैं, रोज इन्हें, यार क्या कसूर है एक सहाफी का कि अगर वो अपनी जमीर के मुताबिक बात करता है तो उसको आप इस तरह रगड़ा लगाएंगे ताकि उसको देख के बाकी लोग इबरत हासिल करें। Exactly. और वो तय करें कि यार रजी दे जान नहीं छुटन रही तो साड़ी भी फंस जाएगी। भाई इस नफरत के निजाम को, इस बदले के निजाम को कहीं तो रुकना चाहिए, किसी को तो रोकना है। लेकिन बदकिस्मत ये कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, वो अपनी चोंच से बाहर नहीं देखते, अपनी नाक से बाहर उन्हें देखना पसंद भी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी, मैंने कल वो परसों जुमला कह दिया, उस पर इतनी वो हुई कि मैंने कहा कि बिलावल साहब की जो इस टाइम वो है, वो एक उस खातून जैसी जड़ी ना नसदी है ना वसदी है। यार आप या तो पूरी तरह खड़े हो जाए नून लीग के साथ, वस जाओ, या पूरी तरह भाग जाओ, नस जाओ और छोड़ दो उन्हें। आप छोड़ते भी नहीं, आप उनको, वो 2 लोग, आई एम सॉरी, बस एक वो जा रहे थे तो एक मोबाइल मिल गया तो एक ने उठा के कहा, जब जिसने उठाया तो साथ वाले ने कहा कि साड़ी दोवां दी मोजा लग गई है। हाँ। तो जिसने उठाया तो उन्होंने कहा साड़ी क्यों लग गई है, मेरी मोजा लग गई है। ठीक, इतने में पीछे से आवाज आई चोर चोर चोर, तो वो मोबाइल वाला कहना लो जी असी फंस गए, तो उसने कहा असी क्यों फंस गया, तू फंस गए। तो पीटीआई पीपल्स पार्टी अब ये तो ना करे, मोजे भी ले रही है, सारे एंजॉय भी कर रही बिल्कुल है, ऐसे ही है, सारी ऐसे नहीं हो सकता। और जदों मर्जी। हाँ, ऐसा वाकई में नहीं हो सकता कि आपकी मर्जी की ही तमाम बातें, और ये सिर्फ पीटीआई नहीं, तमाम सियासी जमातों को जो है ना इसके ऊपर कान धरने चाहिए। जैसे भी आप पीपल्स पार्टी का भी हवाला दे रहे थे, इस बारे से आपसे सवाल जरा मैंने मुख्तलिफ है सर, ये मम्मा पीटीआई के अपने लोगों के लिए हल नहीं हो पा रहा है कि आया कुछ 24 को एहतजाज होगा भी या नहीं होगा? देखिए, पीटीआई ने एहतजाज की जो तैयारी करनी है, मेरी इतला के मुताबिक, मैंने पेशावर में भी कुछ लोगों से बात की, और जितनी की करनी है वो कर चुकी है। अच्छा, जहाँ पे लोग उन्होंने पहुंचाने हैं निकालने के लिए, उस दिन वो निकलेंगे वहां से, वो शायद आपको नजर आए कि जी 500 या 5000 बंदों का काफिला पेशावर से आ रहा है, लेकिन जब वो इस्लामाबाद में दाखिल हों तो वो 20,000 हो चुके हों। अच्छा, ठीक है ना, मतलब इस तरह का, हो चुकी है इस तरह, हाँ, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग कर ली है। पोजीशनिंग के बाद वो मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, और वो जहाँ से ट्रांसपोर्ट वगैरह का बाहर वो करेंगे कि जी हम ट्रांसपोर्ट का अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जनाब ट्रांसपोर्टर जो है वो गाड़ियाँ नहीं दे रहे, और ट्रांसपोर्टर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे होंगे कि देखें आपके कहने के मुताबिक हमने नहीं दी। लेकिन खबरें यही हैं, और एजेंसियों ने हुकूमत को ये बता भी दिया है कि 10,000 से ज़ायद लोग जो है वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद या उसके मुजाफात के अंदर। अलाउमिंग है सर ये, वैसे 10,000 लोगों का 24 किलोमीटर पर मुहित एक इस्लामाबाद में एंटर हो जाना? नहीं, इस्लामाबाद में रोजाना इतने के लोग आते जाते होंगे। इस्लामाबाद जो है वो फेडरल कैपिटल है, लेकिन सोशल लोगों का होना, सोशली, हाँ, ये बात, और एक एहतजाजन होना। एहतजाजन
का मतलब ज़ाहिर है कि वो वन वे की तो नहीं कर रहे होंगे ना ट्रैफिक असूल की पाबंदी कर रहे होंगे, जो एहतजाज करने के लिए आए होंगे, ना वो खामोशी से अच्छे बच्चे बन के गुजर रहे होंगे, ठीक है ना जी। वो शोर भी मचा रहे होंगे, वो नारे भी लगा रहे होंगे, और अगर कोई रास्ते में चीज आएगी तो तोड़ फोड़ भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो जो न्यूसेंस वाला क्राउड जो है वो 10,000 तो छोड़े, 1,000 का भी बड़ा होता है किसी भी इलाके के अंदर अगर वो एंटर होकर एक्टिव हो जाता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि पीटीआई ने अपने ये सारे अरेंजमेंट करने के बाद जो है वो किसी से बातचीत के लिए राब्ता किया था। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाज कोई उनके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। अब देख ले, मैंने कहा है कि एहतजाज उनके लिए ठीक है, आसान होगा। पॉइंट आपका आगे। एनीवेज एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है। सेगमेंट में शौकत पराचा साहब हमारे साथ नहीं होंगे। बहरहाल शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। हुकूमत कितना भी कुछ कह ले, कितना भी कुछ कर ले, जो हालात और वाकयात हैं उससे लगता तो ये है कि कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किलात तो हैं, सियासी हों या मुआशी हों। सियासी तो हम प्रोग्राम के पहले 2 सेगमेंट्स में उनसे डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन अब जरा मुआशी का भी थोड़ा तज्जिया ले लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। और जो स्टेटमेंट्स में आपके साथ अभी शेयर करने लगी, जो स्टैट्स वो हैं, ये हैं कि मुल्क पर कर्जे और वाजबात रिकॉर्ड 85,836 अरब रुपए पर पहुंच चुके हैं, और एक साल में कर्जों और वाजबात में 7,417 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिजवान रज़ी साहब, ऐलानात बहुत हुए हैं, एमओयूज बहुत ज़्यादा हुए हैं साइन, लेकिन ग्राउंड पर हमें चीज़ें, प्रैक्टिकलिटीज़ उसकी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। और फिर जो एक साल के अंदर चढ़ने वाले जो कर्जे हैं, अब इसमें से गैर मुल्की जो हैं वो डिफरेंट हैं, और विद इन द कंट्री जो है वो मुख्तलिफ हैं। हाँ, लेकिन टोटल वॉल्यूम उसका वही है जो आपने फरमाया। अच्छा, मुझे याद पड़ता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शौकत तरीन साहब ने की थी और मुजम्मिल असलम साथ बैठे हुए थे, जिसमें ये इंकशाफ हुआ था कि पीटीआई ने 3 साल के अंदर जो है वो अब पिछले पूरे पाकिस्तान की तारीख में लिए गए कर्जे का 78% लिया है, जिसको उन्होंने करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं 76% लिया है शौकत तरीन साहब ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे याद पड़ता है कि 87,000 अरब रुपए की बात की गई थी, लाइबिलिटीज उस वक्त हो चुकी थी। अच्छा, उतनी ही है कमोबेश, थोड़ी सी 1,500 अरब, क्योंकि उस वक्त तकरीबन 19 अरब डॉलर का था करंट अकाउंट खसारा, जो कि इस वक्त नहीं है, मतलब इस वक्त वो अकाउंट न्यूट्रल हो चुका हुआ है। तो एक लाइबिलिटीज एक हेड से निकल के दूसरे हेड में चली गई। मैं इसार राना आपसे अर्ज करूं कि आपने मेरी बात गौर से सुननी है। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर अफोर्ड नहीं करते, सरकारी अस्पताल जाते हैं, तो 25 करोड़ लोगों के लिए चारों सूबों का और वफाक का मिला के हेल्थ का बजट जो है वो 50 अरब से मतलब 50 से 100 अरब के दरमियान कहीं फॉल करता है। इस दफ़ा हमने सिर्फ कर्जों के सूद की मद में और कर्ज वापसी की मद में 96,300 अरब रुपया अदा करना है। भाई, आपके और मेरी हड्डियों में से निकाल के ये 96,300 अरब रुपया सिर्फ सूद, और ज्यादा सूद की मद में होगा। हम वापस नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ ये कर रहे होंगे कि महंगे कर्जे वापस करके सस्ते कर्जे लेने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि जो 1.5% पे हमें कर्जा मिल सकता है वो हम 5% पे या 4.5% पे या 6% पे ना लें, और वो 6% वाला वापस कर दें और ये ले लें। मैक्सिमम ये करेंगे, रीप्रोफाइलिंग इसको नाम दिया हुआ है। यार, आपकी और मेरी हेल्थ के लिए सिर्फ 50 से 100 अरब रुपया है, और कर्ज की वापसी में, और हमारे दिफा का 2200 अरब रुपया है, और दिफा से कुछ 5-4 गुना ज्यादा हम सिर्फ सूद की मद में अदा कर। मेरे पास 1.5 मिनट है, मैं चाहूंगी कि इसारा साहब आप इस पर अपना एनालिसिस। देखें, इकोनॉमी पे जितना अच्छा रिजवान रजी बोल सकते हैं ना, मैं नहीं बोल सकता। मैं तो बड़ा सादा सा सिंपल सा आदमी हूँ, और मैं इतना जानता हूँ कि फिर बात सियासी हो जाएगी कि ये हुकूमत, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मुझे अच्छी तरह याद है, फजलुर रहमान, अचकज़ई, ये सारे इकट्ठे थे जब इन्होंने प्रेस खान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम महंगाई के खिलाफ आए हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मैं महंगाई ना ख़त्म कर सका तो मैं फ़ौरन हुकूमत छोड़ दूँगा। मुझे वो अच्छी तरह याद है मीडिया टॉक। तो मेरा सिंपल सवाल ये कि यार, इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का। इमरान खान के दौर में लंगर खाने भी चल रहे थे, आरजी पनाह गाहें भी थीं, हेल्थ कार्ड भी दुनिया का बेहतरीन वाला चल रहा था,
25 अरब डॉलर भी उसमें मौजूद थे और हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी, इंपोर्ट भी हमारी कंट्रोल हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। अचानक कैसी क्या क़यामत आई थी कि आपने एक चलते हुए सिस्टम को बंद करके तबाह करके, वो कल वो ऑर्डर ने माना कि अमेरिका की हमारे सिस्टम के साराना साहब, रिजवान रज़ी साहब भी अग्री करेंगे कि हमारे यहाँ ये क़यामत किसी भी वक्त बर्पा हो सकती है, राइट रज़ी साहब? नो मैटर व्हाट के इकोनॉमी पॉजिटिव रोज होती है। ठीक है, चलें ठीक है। एनीवेज थैंक यू सो मच साराना साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और रज़ी साहब कट, और आपने तो खैर कह ही दिया कि रोज़ होती है। वी नेवर नो कि हमारे यहाँ मईशत के इशारे अगर बेहतर हो भी जाएं तब भी जो हमारे यहाँ पर जमहूरी हुकूमतें हैं उनको ये धड़का लगा रहता है कि उनका धड़न तख्ता किसी भी वक्त हो सकता है, फिर चाहे वो कोई भी हुकूमत क्यों ना हो। और इसी वक्त ये जो सिचुएशन है ये खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी खासी अलार्मिंग हो चली है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम सभी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।